मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 2। ये कहानी है मिनी की, जो एक छोटे से कस्बे किशनबाड़ी में रहकर एक बड़ा सा सपना देखती है, हीरोइन बनने का सपना। आखिरकार वो घर से भागकर मुंबई जाने का फैसला कर लेती है। मन में लाखों अरमान लिए मिनी इस तरह अकेले ट्रेन से निकल तो पड़ती है, लेकिन क्या छोटे से शहर की ये लड़की एक बड़े से महानगर में बना पाएगी अपनी पहचान? सुनिए कहानी के दूसरे हिस्से में। मिनी के अपने कस्बे किशनबाड़ी को छोड़कर ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। जैसे ही उसका अपना छोटा सा कस्बा, जहां उसने जिंदगी के 22 साल बिताए थे, वो पीछे छूट रहा था, वैसे वैसे उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आगे की कोई योजना नहीं थी उसके पास। कहाँ रहेगी, खाने पीने का क्या करेगी, उसे कुछ नहीं पता था। कुल जमा 9,400 और कुछ 500 के करीब चिल्लर ही उसकी पूंजी थी, जिसे बहुत सावधानी से खर्च करना था उसे। पापा की एक बात वो कभी नहीं भूलती थी कि पराए शहर में पैसा ही सब कुछ होता है, और उसके पास तो वो सब कुछ भी कुछ नहीं के बराबर था। इसलिए उसे एक एक पाई सोच समझ के खर्च करनी थी। मिनी को नहीं पता था कि बड़े पर्दे पर आने की जिद अब उसे कहाँ लेकर जाएगी। उसे तो ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं था कि मुंबई नाम का वो शहर, जिसे आज तक उसने केवल अखबारों, मैगजीनों और फिल्मों के जरिए जाना था, वो असल में कैसा होगा। मुंबई में रहकर नौकरी कर रहे अपने पड़ोसी सहाय अंकल से वहां के किस्से जरूर सुने थे उसने। वो जब भी आने वाले होते तो मिनी को अपने आने की खबर जरूर देते, और मिनी उनसे मिलने भागी भागी स्टेशन पर ही पहुंच जाती। वो अपने फोन में उसको मुंबई की तस्वीरें दिखाते थे। मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, जुहू बीच, ये सब नाम उसने उन्हीं के मुंह से ही सुने थे। वो अक्सर कहते, बेटा मुंबई के समंदर में ना हर किसी के नाम की एक लहर आती है, उसे छू पाए तो जिंदगी बन जाती है, वरना पूरी जिंदगी उस लहर को ढूंढने में गुजर जाती है। मिनी को अब अपने नाम की लहर ढूंढनी थी। सहमी हुई सी वो खिड़की के बाहर देख रही थी। किशनबाड़ी रेलवे स्टेशन से दिखने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवार अब हट गई थी। उन पहाड़ों की शांति पीछे छूट चुकी थी। चारों ओर धूल थी, शोर था, जिसे देखो वही अजनबी था। ट्रेन खेत खलिहानों से गुजर रही थी, और बीच बीच में गुजर रहे थे छोटे छोटे कस्बे, अस्त व्यस्त सड़कें, टूटे फूटे से घर, फैक्ट्रियां, रेलवे क्रॉसिंग, दफ्तर के लिए निकलते लोग। वो अब तक पहाड़ों की महफूज दुनिया की आदी थी, और ये जो दुनिया थी उसके लिए एकदम नई थी। जैसे कोई चिड़िया पहली बार खुले आसमान में उड़ने निकली हो और पंख पसारते ही उसे गिरने का डर लगने लगा हो। इससे पहले वो कुछ एक बार मम्मी पापा के साथ ट्रेन में आई जरूर थी, लेकिन राघवपुर से आगे वो कभी नहीं गई थी। राघवपुर में अपने ननिहाल के लिए जाते वक्त ट्रेन में मुश्किल से 2 घंटे का यह सफर मानो सालाना जलसे की तरह होता था। राजू ट्रेन में चढ़ने के पहले ही जिद करने लगता, खिड़की वाली साइड मैं बैठूंगा, पहले बता रहा हूं। नहीं, इस बार तो कुछ हो जाए मैं ही बैठूंगी। मिनी कहती तो मम्मी उसकी ओर तिरछी निगाहों से देखने लगती। बेटा तू बड़ी है ना, बच्चों जैसी जिद मत करना। राजू दौड़कर खिड़की वाली सीट झटक लेता। मिनी राजू को मन ही मन कोस कर रह जाती। लेकिन आज खिड़की वाली सीट पर मिनी अकेली बैठी थी, और उसे राजू की बहुत याद आ रही थी। अब तक तो घर में कोहराम मच चुका होगा, पता नहीं कितने परेशान होंगे मम्मी पापा, और बेचारा राजू, उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। चाहे उसकी और मिनी की कितनी ही तनातनी क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीदी के बिना उसका मन थोड़ी देर भी कहां लगता है। मिनी ये सब सोच ही रही थी कि एक आवाज से उसकी नजर ठिठकी। अरे सर, जनरल में तो हम कभी चढ़ते ही नहीं हैं, हम तो एसी वाले हैं। वो तो फंस गए आज, तत्काल जाना था और तत्काल में टिकट नहीं मिली। यह आवाज तो रंजना के उस दूर के रिश्तेदार अज्जू की थी। मिनी के दिल में धक सी हुई, कहीं सच में अज्जू हुआ तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मिनी ने जरा उचक कर गौर से देखा। ये अज्जू ही था जो इस वक्त टीटी से बहस करने में जुटा था। देखिए, फाइन तो आपको देना पड़ेगा भाई, आप बिना टिकट चढ़े हैं। अरे गजब करते हैं टीटी साहब, मतलब पर्ची फाड़ के मानेंगे।
टीटी ने फाइन की रसीद अज्जू को पकड़ा दी। अज्जू ने पर्स से पैसे निकालकर उसे थमा दिए। टीटी पैसे लेकर उस कंपार्टमेंट में आ गया जहां मिनी बैठी थी। सीट नंबर 45। टीटी ने लिस्ट में झांक कर कहा। जी मैं हूं, मालिनी। मिनी ने तो दबी आवाज में कहा, लेकिन टीटी ने पूरी बुलंदी से नाम दोहराया। मालिनी जोशी, आईडी दिखा दीजिए। मुंबई तक ही जाएंगी ना? आईडी देखकर टीटी तो चले गए, लेकिन बगल के कंपार्टमेंट में बैठे अज्जू के कान खड़े हो गए। मालिनी जोशी? ये नाम सुनते ही उसने अपनी साइड लोअर बर्थ से उस ओर देखा जहां से नाम पुकारा गया था, और उसने जो देखा वो देख के उसकी बाँछें खिल गईं। उसके सपनों में आने वाली लड़की उसकी ट्रेन में थी। सीट के एकदम सामने लगे शीशे में देखकर अज्जू ने अपने बालों पे हाथ फेरा, टी शर्ट का कॉलर चढ़ाया और पूरी स्टाइल से मिनी के कंपार्टमेंट में आ गया। मिनी के ठीक सामने वाली सीट में खाली जगह पे बैठ के वो बोला, अरे मिनी जी, आप भी मुंबई जा रही हैं, वो भी अकेले? इससे पहले कि मिनी कुछ बोल पाती, अज्जू खुद ही चहक उठा। अरे पहले बता देती तो एसी में आपका टिकट करवा देते। वैसे आपका क्या करवाते, आज तो जीवन में पहली बार हमको खुद स्लीपर से जाना पड़ रहा है। पर अच्छा ही हुआ ना, देखिए आपसे मुलाकात हो गई। अब आप चिंता मत करिए, पूरी जर्नी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अज्जू के बड़बोलेपन के किस्से मिनी ने खूब सुने थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसके साथ एक ही ट्रेन में, एक ही कंपार्टमेंट में मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन चाहे अनचाहे वो अभी इस बात का अकेला राजदार था जो जानता था कि मिनी मुंबई जा रही है, और इस राज को राज ही रखने का अकेला तरीका था वो अज्जू से दोस्ती करे और उसको इस बात के लिए राजी करे कि ये बात केवल उसके और अज्जू के बीच रहनी चाहिए। वैसे इस ट्रेन का सारा स्टाफ जानता है हमको, बड़ी इज्जत करता है हमारी। अरे रेगुलर कस्टमर है ना। ये कहने के बाद उसने फिर से अपने बाल संवारे और बगल से गुजरते हुए केटरिंग वाले को स्टाइल में कहा, और सब ठीक? केटरिंग वाला बिना उसको भाव दिए आगे बढ़ गया। अज्जू का फोकस वापस मिनी पर शिफ्ट हो गया। मुंबई एक्टिंग करने जा रही हैं? ये कहते हुए अज्जू की नज़र मिनी के होठों की गाढ़ी लिपस्टिक पर शिफ्ट हो गई। मिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बिना जवाब सुने ही अज्जू ने बात आगे बढ़ाई। अरे हम जानते थे एक न एक दिन आप वहाँ जरूर जाएंगी, इतनी खूबसूरत हैं आप, आपको तो यूं मौका मिल जाएगा। मिनी जी, पता है आप जब सरस्वती शिशु मंदिर के वार्षिकोत्सव में सीता बनी थी ना, हम तो तभी से आपकी एक्टिंग के कायल हो गए थे। अरे वो तो तब यूट्यूब का जमाना नहीं था, वरना कसम से वायरल कर दिए होते आपके हुनर को। हाँ, मिनी इस बात से थोड़ा इम्प्रेस जरूर हुई कि आज से यही कोई 8 साल पुराना वाकया अज्जू को आज भी याद था। सीता का वो रोल इतना फेमस हुआ था कि मिनी को रामलीला कमेटी वालों की तरफ से ऑफर आया कि वो रामलीला में सीता का किरदार करे। हालांकि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था कि रामलीला में कोई लड़की सीता का किरदार निभाए। इससे पहले लड़के ही लड़कियों की भूमिका अदा करते आए थे। लड़कियों की इतनी हिम्मत ही कभी नहीं हुई कि वो इतने बड़े मंच पर इतने सारे लोगों के सामने एक्टिंग कर पाए। मिनी ही जानती थी कि उसने मम्मी पापा को कितनी मुश्किल से मनाया था और सीता के अपने किरदार के लिए उसकी कितनी तारीफ हुई थी। वो अनाउंसमेंट जैसे अभी अभी एक बार फिर मिनी के कानों में गूंज उठा। सीता के किरदार को विधायक श्री लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से मिलते हैं 20,000 रुपए। उस साल रामलीला में सबसे ज्यादा पैसे मिनी को ही मिले थे। लेकिन रात में जिस सीता को खूब तारीफ मिली थी, दिन में उसी किरदार को निभाने वाली मिनी के खिलाफ कैसी कैसी बातें होने लगी थी। उस दिन मेकअप आर्टिस्ट को आने में कुछ देर हो गई थी। मिनी को मेकअप करने का शौक तो था ही। वो राम के किरदार को निभाने वाले एक्टर का मेकअप खुद करने लगी। होठों का मेकअप करते हुए मिनी उसके बहुत करीब थी और किसी ने इस लम्हे की तस्वीर ऐसे एंगल से उतार ली थी कि किसी को भी गलतफहमी हो जाए। ये तस्वीर अगले दिन लोगों में आम थी और पूरे कस्बे में इसी पर चर्चा हो रही थी। अरे सीता वीता तो बहाना है, इतनी रात को लड़कों के साथ रहने का मौका जो मिल रहा है। उसकी क्लास की लड़कियां ही उसके बारे में इस तरह की बातें करने लगी थीं। पापा मम्मी को भी जान पहचान वालों ने न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि अगले साल से उनका एक्टिंग करना तो दूर, रामलीला में जाना तक रोक दिया उन्होंने।
उसके बाद तो घर में एक्टिंग का नाम तक लेना गुनाह हो गया, लेकिन आज वही गुनाह करने वो घर से भाग आई थी। और अब दिक्कत ये थी कि अब उसे इस आदमी को, जिसकी शक्ल तक देखना उसे आमतौर पर पसंद नहीं था, उसको पूरे 20 घंटे तक झेलना था। चटक लाल टी शर्ट और हरी जीन्स पहने अज्जू बार बार खिड़की के ऊपर लगे शीशे पर अपने तेरे नाम स्टाइल में बड़े किए बालों को संवारता कुछ न कुछ बोलता जा रहा था और मिनी बस हाँ हूं में जवाब देती रही। सच बताएं तो हीरो तो हम भी बनना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने बिजनेस में लगा दिया। अब देखिए ना, आज भी माल लेके जा रहे हैं, हफ्ते भर वहीं रहेंगे। अच्छा, कोई भी जरूरत हो तो याद करिएगा, आपका बंदा है शहर में। वैसे आपका फोन नंबर मिल जाता तो। ये कहते हुए अज्जू ने मिनी की तंती बाहों को देखा तो वो बीच में ही रुक गया। फिर उसने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मिनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए हमारा नंबर, जब जरूरत पड़े याद कर लीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। वैसे मुंबई में एक आध लोगों को हम जानते हैं जो आपको पिक्चर में रोल दिलाने में मदद कर सकते हैं। हाँ। मिनी ने उसका मन रखने के लिए वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। एक बनावटी मुस्कुराहट मुंह पे लाते हुए मन ही मन सोचने लगी कि कब मुंबई आए और कब इससे पीछा छूटे। रात हो चुकी थी। मिनी सोने के बहाने मिडिल बर्थ पर चली गई। थोड़ी ही देर में अज्जू कहीं से एक्स्ट्रा चादर और तकिया लेकर आया और मिनी को पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए, काम आएगा। और रात को मच्छर वच्छर लगे तो बता दीजिएगा, हम क्रीम फ्रीम सब रखते हैं साथ में। सफ़र करते रहते हैं ना, तो पता है क्या चाहिए क्या नहीं। मन ही मन ये सोचते हुए कि ये आदमी अपनी तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ता, मिनी ने फिरकी लेनी चाहिए। आप जितने दिखते नहीं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जी बस क्या कहें, वो तो पापा ने बिजनेस में लगा दिया, वरना। मिनी ने बीच में उसे टोक कर कहा, अच्छा गुड नाइट। और फिर चादर तान कर लेट गई। इतनी जल्दी नींद तो खैर उसे क्या ही आनी थी। अज्जू से बात करने में उसे भले कितनी ही कोफ्त हो रही हो, उसके ट्रेन में होने से थोड़ी सुरक्षा का एहसास उसे ज़रूर हो रहा था। जैसा भी था, कम से कम जान पहचान का कोई तो था। बस अब मुंबई जाने से पहले उसे इस बात के लिए मनाना था कि वो उसके मुंबई जाने वाली बात किसी को बताए ना। मिनी ने सोने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में अज्जू के खर्राटे चालू हो गए। किसी तरह देर रात उसे नींद आई। सुबह अज्जू की आवाज़ से ही उसकी नींद खुली। मिनी जी उठ जाइए, मुंबई बस आने वाला है। मिनी झटके से उठी। अज्जू का चेहरा एकदम उसकी आंखों के सामने था। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, शायद आउटर पे थी। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन बस रुकने ही वाली थी, तभी अज्जू के जीवन में एक चमत्कार हुआ। मिनी ने अज्जू की आंखों में झांका और कहा, सुनो अज्जू, तुम्हें पता है कल से आज तक तुमने मेरा जो ध्यान रखा है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह सुनते ही अज्जू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चोर निगाहों से आईने में देखा। वो अभी अभी फेस वॉश से मुंह धो के आया था। मिनी को इम्प्रेस करने के लिए उसने बाकायदा कपड़ों में सेंट भी डाला था। आईने में उसे अपनी शक्ल इस वक्त किसी फिल्म स्टार से कम नहीं नजर आ रही थी। अरे कैसी बात कर रही हैं, यह तो हमारा फर्ज था। उसने अपने वाक्य को जरूरत से कुछ ज्यादा ही मीठा बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अब बस एक और रिक्वेस्ट है, दोस्ती की खातिर। यह कहते हुए मिनी ने अज्जू के कंधे को हल्का सा छू लिया। अज्जू ट्रेन से डायरेक्ट जन्नत में पहुंच गया। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ने लगी। बोलिए ना, उसने मीठापन मेंटेन करते हुए कहा। कहीं जो बात वो कहने की सोच रहा था वो मिनी जी तो नहीं कहने वाली थी। मन ही मन ये सोचते हुए अज्जू ने अब दिल थाम लिया। ये बात किसी को मत बताना अज्जू कि मैं मुंबई आई हूँ। तुम्हारे और मेरे बिना इस बात को और कोई भी नहीं जानता। उफ, ये सुनकर अज्जू थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन इतनी गहरी नीली आंखों वाली, चांद की रोशनी से भी उजली मुस्कान वाली मिनी, मतलब मिनी जी की कही इस बात को अज्जू ने ठीक इसी वक्त अपना धर्म मान लिया था। यह बात तो दुनिया को अब तभी पता चलेगी जब आपको बड़े पर्दे पे देखेगी। यह कह के अज्जू ने अपना दायां हाथ मिनी की तरफ बढ़ा दिया। वादा रहा आपसे प्यार जो, मतलब आपको पसंद जो करते हैं। मिनी का मन तो किया कि उतारे सैंडल और लगा दे एक चपत।
बड़ा प्यार करने वाला है। लेकिन वो जानती थी कि वक्त की नजाकत भी कोई चीज होती है, और फिर एक एक्टर को तो ये सब सीखना ही होता है ना। मन में चाहे कुछ भी हो, पर चेहरे पे वही आना चाहिए जो सिचुएशन की डिमांड हो। मिनी की एक्टिंग का पहला ऑडिशन सफल हो चुका था, लेकिन आगे की उड़ान अब इतनी आसान नहीं थी। और अपनी प्रेम कहानी का पहला पड़ाव लड़खड़ाते ही सही, लेकिन पार करने के बाद अज्जू के पांव भी अब जमीन पे नहीं थे। दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा हिस्सा, मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 2। घर में बिना किसी को बताए निकल आई मिनी मुंबई की मायानगरी पहुंचने तो वाली है, लेकिन क्या वो यहां अपना वजूद बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या अज्जू मिनी से हुई अपनी इस मुलाकात को राज ही बनाए रखेगा और पूरा करेगा अपना वादा? अनजान लोगों के शहर में बिना किसी मदद के कैसे अपनी पहचान खोज पाएगी मिनी? ये सब बताऊंगा कहानी के अगले हिस्से, मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 3 में।